हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं मैप्स को समझने में आपकी ये बड़ी हेल्प कर सकता है आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे अभी जो लगातार रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है फरवरी 22, 2022 से, और लगभग 50 दिन इस कॉन्फ्लिक्ट को होने वाले हैं। और उसके बाद ऐसा देखा जा रहा है कि पहले रशिया ऑफेंसिव पे रहा, अब यूक्रेन भी कई सारे थिएटर्स में, एरेनाज में रशिया को जवाब देना शुरू कर चुका है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वार में, कॉन्वर्सेशन में एक नाम आप बार बार सुनते रहे होंगे, ब्लैक सी फ्लीट। क्या है ब्लैक सी फ्लीट? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रशिया या यूक्रेन के लिए या नेटो के लिए या यूरोप के लिए ब्लैक सी का कंट्रोल? और क्यों बहुत लंबे टाइम से रशिया ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को उस पर्टिकुलर पोर्ट पे स्टेशन किया हुआ है ताकि उस पूरे एरिया को रशिया कंट्रोल कर सके, साथ ही साथ मेडिटेरेनियन या फिर जो नए मार्केट्स हैं सदर्न यूरोप के, वहां तक इस वार्म वाटर पोर्ट के थ्रू या वार्म वाटर फैसिलिटी के थ्रू पूरे 365 दिन 365 डेज इन ए ईयर एक्सेस कर सके। उसको हम कनेक्ट करेंगे हाल ही में यूक्रेनियन फोर्सेस ने जो मुस्कवा करके जो मेजर बैटलशिप है रशिया का, उसको शोर बेस्ड एंटी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू सिंक कर दिया है। रशिया ने कहा कि इस शिप पे एक्चुअली कोई यूक्रेन का अटैक नहीं हुआ, लेकिन एक आग लगी, फायर हुई, जिसकी वजह से जो एक्सप्लोजिव्स थे वो बर्स्ट होने लगे और शिप जो है सिंक हो गया। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि जो मेन रीजन रहा है मोस्कोवा के बैटलफील्ड में सिंक होने का, डैमेज होने का, वो इंटरनल फायर नहीं लेकिन यूक्रेन का असॉल्ट है। क्यों लगातार ब्लैक सी को लेके या ब्लैक सी के आसपास के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें अलग अलग स्ट्रेट्स हैं, उनके कंट्रोल को लेके सिर्फ अभी नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले से ही कंटेस्ट बनी हुई है। डिटेल में समझेंगे, हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, पूरे इश्यू को डिटेल मैप्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के लिए, रिसोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में फिर से एक बार क्यों इवॉल्व हुआ? रशियन वॉरशिप मुस्कोवा, रफली 600 फीट लंबी और 12,500 टन हैवी, और रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट है उसकी एक बड़ी फ्लैगशिप वॉरशिप इसको कहा जाता था। और जब इस पर अटैक हुआ, यह वॉरशिप सिंक होने लगी, तो यूक्रेन ने कहा कि हमारे मिसाइल अटैक्स की वजह से यह डैमेज हुआ है। रशिया ने कहा कि ऑनबोर्ड एक इंटरनल फायर हुई जिसकी वजह से जो एक्सप्लोजिव्स ऑनबोर्ड स्टोर्ड थे उनमें मेजर एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद उसको शोर पे टो कर जाने की कोशिश की, लेकिन टो नहीं किया जा सका बैड वेदर की वजह से। अल्टीमेटली ये जो वॉरशिप है मुस्कोवा की, जो रशियन ब्लैक सी फ्लीट की एक फ्लैगशिप वॉरशिप है, 600 फीट लंबी, 12,500 टन हैवी, पूरी तरह सिंक हो गई। और ये जो रिवर्सल है, डैमेज है, चाहे मिलिटरीली समझ लीजिए, सिंबॉलिकली समझ लीजिए, एक बड़ा प्रूफ के तौर पे वॉरफेयर में इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है कि जो वेसल्स हैं, वॉरशिप्स हैं, शिप्स हैं, अब वो इंप्यूनिटी के साथ, मतलब बिना किसी डर के साथ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशियन कैपेबिलिटीज के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा है। रशियन नेवी की जो एंटी मिसाइल डिफेंसेस है, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा है। इसके अलावा रशियन फोर्सेस का जो मोराल है, जोश है, उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर आप यूक्रेन की साइड की स्टोरी सुने तो अब क्योंकि फाइनली यूएस इंटेलिजेंस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि यूक्रेन की जो मिसाइल स्ट्राइक है, नेपच्यून मिसाइल्स के थ्रू ही 2 मिसाइल्स लॉन्च की गई, उन्होंने ही इस शिप को हिट किया, और रशियन नेवी की जो एंटी मिसाइल डिफेंसेस हैं उनको फेल करते हुए मिसाइल्स ने जब इस वॉरशिप को अटैक किया, शिप पूरी तरह डिस्ट्रॉय होती हुई फाइनली सिंक हो गई। तो रशियन होप्स डूबते हुए दिखाई देते हैं, यूक्रेनियन होप्स ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। अब यूक्रेनियंस को यह भी लगा है कि हमारी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है
वो रशिया की कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न कैपेबिलिटी को भी बहुत सारे एरियाज में चैलेंज कर सकती है। इनफैक्ट रशियन नेवी की जो एंटी मिसाइल डिफेंसेस हैं, उनकी जो एक मेजर वीकनेस है वो भी एक्सपोज होती हुई दिखाई देती है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से। और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है रशिया के जो प्लान है कि हम जो सिटी ऑफ ओडेसा है उसके ऊपर अटैक करेंगे अपने एम्फीबियस मींस के थ्रू, मतलब शिप्स एक्सेट्रा के थ्रू। क्या वो सक्सेसफुल अब हो पाएंगे अगर यूक्रेन सक्सेसफुली इतना दूर से रशिया की इतनी बड़ी मेजर फ्लैगशिप वॉरशिप जिसका नाम है मुस्कोवा, जो रशियन ब्लैक सी फ्लीट का एक फ्लैगशिप वॉरशिप रहा है, उसको अगर ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूक्रेनियन फोर्सेस, तो बाकी छोटे शिप्स, बड़े शिप्स को भी हो सकता है यूक्रेन अब हिट करना शुरू करे, चैलेंज करना शुरू कर दे। कहानी को और आगे ले जाने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझना जरूरी है। क्यों रशिया के लिए ब्लैक सी का जो एरिया है या जो ब्लैक सी फ्लीट है, इसको वहां स्टेशन करना, उस पूरे एरिया पे कंट्रोल करना, डोमिनेट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ब्लैक सी बहुत बार नाम सुनते होंगे और ये फेम जो वाटर बॉडी है, अगर ज्योग्राफिकली मैप स्टैंड पॉइंट से इसको देखें तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में इसको यूक्रेन बाउंड करता है, मतलब यूक्रेन की कोस्ट लाइन लगती है। वहीं अगर आप ईस्ट में आ जाएंगे तो रशिया और जॉर्जिया, अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो टर्की, अगर आप वेस्ट में चले जाएंगे तो बुल्गारिया एंड रोमेनिया। और ये जो ब्लैक सी है ये लिंक करता है सी ऑफ मरमरा, किसके थ्रू? बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू। और वहां से ये लिंक करता है एगिन सी को, किसके थ्रू? डांडेलास स्ट्रेट के थ्रू। और ये ट्रेडिशनली रशिया का वार्म वाटर गेटवे रहा है यूरोप तक पहुंचने का। वार्म वाटर गेटवे का मतलब, जैसे पहले मैं भी अजरबैजान या रशिया में भी पोस्टेड था, तो विंटर्स में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है बहुत सारे यूरोपियन पार्ट्स में भी कि वहां के जो पोर्ट्स हैं पूरी तरह बंद हो जाते हैं, ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन ब्लैक सी का जो स्टेशन है ये वार्म वाटर पोर्ट है, मतलब इतना ठंडा नहीं होगा कि पोर्ट ही बंद हो जाए, इसको आप पूरे साल ऑपरेट कर सकते हैं। और रशिया के लिए इसलिए ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पोर्ट हमारे हाथ से चला गया, ब्लैक सी फ्लीट को अगर कोई चैलेंज करने लग गया, तो रशिया का जो एक्सेस है यूरोप को लेके वो 365 डेज ए ईयर खत्म हो सकता है। इसीलिए रशिया के लिए जो ब्लैक सी है बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एक और रीजन कि ये यूरोप का एक्सेस बना रहे इस वार्म वाटर गेटवे के थ्रू, ये तो रीजन है ही है। इसके अलावा जो ब्लैक सी है ये मेडिटेरेनियन तक पहुंचने के लिए भी रशिया के लिए हमेशा से एक स्प्रिंग बोर्ड रहा है, स्टेपिंग स्टोन रहा है कि अगर मेडिटेरियन तक पहुंचना है एंड फाइनली यूरोप तक पहुंचना है या उसके थ्रू फिर आपको मिडिल ईस्ट तक पहुंचना है, तो वो भी आप इस ब्लैक सी के होते हुए ही कर पाएंगे। एक और रीजन, ब्लैक सी नेटो और रशिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट बफर की तरह भी काम करता है कि दोनों को सेपरेट रखता है, एक डिस्टेंस बनाए रखता है। रशिया कभी नहीं चाहता नेटो वहां तक पहुंच जाए। यही बड़ा रीजन है कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, 2008 में जॉर्जिया पे अटैक किया, अब फिनलैंड और स्वीडन को भी वो लगातार थ्रेटन कर रहा है कि अगर आपने नेटो को ज्वाइन किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एक नेटो के साथ बफर के रूप में मेडिटेरेनियन तक पहुंचने के लिए और एक रशिया का वार्म वाटर गेटवे है यूरोप तक एक्सेस करने के लिए। इसीलिए जो डोमिनेशन है ब्लैक सी रीजन का, वो रशिया के लिए एक जियो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव तो रखता ही है, दोनों रीजंस की वजह से कि ये जो रशियन पावर है उसको मेडिटेरेनियन तक प्रोजेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है। इसके अलावा सदर्न यूरोप के जो नए मार्केट्स हैं, इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, वहां तक पहुंचने के लिए, अपनी चीजों को बेचने के लिए, वहां से इंपोर्ट्स करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गेटवे है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी फ्लीट की बात कर ली जाए। ब्लैक सी फ्लीट कब स्टार्ट हुई होगी? वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, कोल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर वन? नहीं, मतलब यूएसएसआर बनने से भी पहले, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से भी कहीं पहले, 1783। इसका मतलब ब्लैक सी फ्लीट की बड़ी लंबी हिस्ट्री रही है और इसको माना जाता है कि 1783 में इसको जब फाउंड किया गया तभी से कई तरह की वॉरशिप्स, जिसमें जो रशियन नेवी है ब्लैक सी में या सी ऑफ एज़ोव में या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, ये सभी कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। इसका मतलब सिर्फ ब्लैक सी में एक पर्टिकुलर जगह पे जो रशियन नेवी है स्टेशन, सिर्फ उसको ब्लैक सी फ्लीट नहीं कहा जाता। चाहे वो ब्लैक सी में हो,
सी ऑफ एज़ोवो में हो, ईस्टर्न मेडिटेरियन में जो स्प्रेड है रशियन नेवी का, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है ब्लैक सी फ्लीट। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है सेवस्टोपोल। और सेवस्टोपोल कहां पर है? क्रीमियन पेनिनसुला में, जिसको 2014 में किसने एनेक्स कर लिया, किसने ले लिया? यूक्रेन से, रशिया ने ऑफ कोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यूक्रेन अलग बना रशिया से या यूएसएसआर से, तो फिर यूक्रेन के जो क्रीमिया पेनिनसुला है वहीं इस ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर अभी तक कैसे बना हुआ है? क्योंकि अब तो ये यूक्रेन के अंडर आने लग गया होगा। लेकिन जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, जिसके ऊपर हम पहले से एक बड़ा डिटेल लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आप इस लेक्चर के एंड में देख सकते हैं, कि यूएसएसआर का कोलैप्स ही एक बड़ा रीजन समझा जाता है आज की लड़ाई का। कैसे कोलैप्स हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, अलग अलग कंट्रीज कैसे बने रहे, इसके अलावा सीआईएस ऐसा कैसे बने और कैसे राइवलरी बढ़ती चली गई। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल लेक्चर डिलीवर किया है। तो दोनों लिंक्स आज के लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएंगे, ताकि आप कंप्लीट पिक्चर पूरे इशू की समझ सकें। जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 91-92 में, तो हालांकि क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन में चला गया और यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, लेकिन दोनों जो गवर्नमेंट हैं उसके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके थ्रू यूक्रेन ने इस बात को अग्री किया कि हालांकि क्रीमिया पेनिनसुला अब हमारे अंडर आ गया है और आपकी ब्लैक सी फ्लीट का जो हेडक्वार्टर रहा है 1783 से सेवस्टोपोल, इसको हम आपको हटाने के लिए नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये वहीं बना रहे जहां इतने सालों से बना था। हालांकि अब ये टेक्निकली या ज्योग्राफिकली क्रीमिया का पार्ट बन चुका है और क्रीमिया अब यूक्रेन का पार्ट बन चुका है। और कई लोगों का कहना है कि 2014 का जो रशिया का एनेक्सेशन रहा क्रीमिया का यूक्रेन से, उसके पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन यह भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं नेटो धीरे 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 यूक्रेन तक बढ़ जाए, यूक्रेन उसका मेंबर बन जाए और फिर रशिया से कहे कि ये जो सेवस्टोपोल में आपका ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, इसको आप अब बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राइवल का वहां पर कोई भी मिलिट्री स्टेशन स्टैब्लिश हो सकता है इसी डर से रशिया को लगा कि क्यों ना क्रीमिया को ही अपने अंडर ले लिया जाए, ताकि यह डर कि ब्लैक सी फ्लीट या ब्लैक सी के जो डोमिनेशन है रशियन नेवी का, जो ऑल वेदर पोर्ट है, वार्म वाटर पोर्ट है, नेटो के बीच में बफर है जिससे आप यूरोप को एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिक गेटवे है, ये सारी चीजें कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाएं। तो इसका मतलब जो ब्लैक सी फ्लीट है, ये जो सदर्न मैरीटाइम अप्रोचेस है रशिया की, उसको तो डिफेंड करने में मदद करता ही करता है, लेकिन जो ईस्टर्न और सेंट्रल मेडिटेरेनियन है एरिया है, उस तक पहुंचने में स्टेपिंग स्टोन के तौर पे या जंपिंग ऑफ के तौर पे या एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे भी ब्लैक सी वर्क करता है। और अगर मॉस्को के पर्सपेक्टिव से आप देखें, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ब्लैक सी फ्लीट को मेंटेन करने में, पावर प्रोजेक्ट करने में, मेडिटेरेनियन तक पहुंचने में, डिप्लोमेसी और पावर प्रोजेक्शन इंश्योर करता है इन सभी एरियाज में। और ऐसे एरियाज में जहां हो सकता है रशिया का पहले लिमिटेड ही इंफ्लुएंस रहा करता होगा। इसके अलावा यह भी लगता है कि अगर रशिया का प्रेजेंस रहेगा ब्लैक सी के एरियाज के आसपास, तो रशिया जो एडवर्सरीज हैं जैसे यूएस या नेटो हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, रशिया कि जो अलाइज हैं जैसे सीरिया एटसेट्रा, उनको डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रशिया का हमेशा एक्सेस रहेगा उन एरियाज का। वहीं अगर ब्लैक सी से कट ऑफ कर दिया जाए रशिया को, तो रशिया के पास अपनी नेवी को आगे बढ़ाने का, मेडिटेरेनियन तक पहुंचने का शायद ही और कोई वार्म वाटर पोर्ट रह जाएगा। तो मुझे लगता है सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया क्या है कहानी ब्लैक सी की, क्या है कहानी ब्लैक सी फ्लीट की और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट क्राइमिया भी क्यों शायद एनेक्स किया गया हो 2014 में। अब ब्लैक सी और यूक्रेनियन वॉर को थोड़ा सा अटैच करके एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। रशिया 2014 से ही लगातार कोशिश में है कि क्यों ना जो ब्लैक सी है उसके ऊपर टोटल कंट्रोल अपना कर लिया जाए, ताकि किसी और को एक्सेस ना रहे और हम टोटली इस बात से सेटिस्फाइड रहें कि हमारी जो अथॉरिटी है या हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारा जो एक्सेस है ब्लैक सी के थ्रू, मेडिटेरेनियन के थ्रू, यूरोप के थ्रू, सेंट्रल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एक्सेट्रा, उसको कभी कोई रोक नहीं पाएगा, चैलेंज नहीं कर पाएगा, कट ऑफ नहीं कर पाएगा। और अभी जो इन्वेजन चल रहे हैं उसमें भी ब्लैक सी का जो डोमिनेशन है वो एक मेजर रशियन ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको देखा जा रहा है।
और एक्सपेक्टेशन यह भी है कि रशिया कोशिश में है कि जो लैंड ब्रिज है जो रशिया और यूक्रेन को कनेक्ट करता है और स्पेसिफिकली जो रशिया को कनेक्ट करता है क्रीमिया के थ्रू, सी के थ्रू नहीं, लैंड के थ्रू, उसको भी रशिया लगातार कोशिश में है कि अभी जो वॉर चल रहा है रफली 45-50 डेज से, उसके थ्रू अपने कंट्रोल में कर ले, ताकि क्रीमिया या ब्लैक सी में लैंड के थ्रू और नेवी के थ्रू, दोनों के थ्रू रशिया का एक्सेस हमेशा हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाए। और इसीलिए रशिया बड़े इंटेंस एफर्ट्स लगा रहा है कि कैसे भी हो जो सी ऑफ अजोव का जो पोर्ट है, जिसका नाम आप बार बार न्यूज में सुन रहे होंगे, मैरियोपोल, उसके ऊपर कब्जा कर ले। और मैरियोपोल कहां लोकेटेड है? जो ईस्टर्न यूक्रेन का ब्रेक अवे डोनियक रीजन है। और अप्रैल 15 में ऐसा लगता है कि रशिया शायद मैरियोपोल के इस पोर्ट के ऊपर, जो कि सी ऑफ अजोव में इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उस पर शायद कब्जा करने में सक्सेसफुल भी हो जाए। यह भी कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली देख लें तो क्यों लगातार रशिया मैरियोपोल, जो सी ऑफ अजोव का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, जो डोनियक ब्रेकअवे रीजन है, वहां पर लोकेटेड है, उसके ऊपर टोटल कब्जा करने के लिए रशिया इतना कोशिश में लगा हुआ है। तो जो ये सी ऑफ मैरियोपोल है, ये एक तो जो रशिया का लैंड ब्रिज है क्रीमिया तक, उसको कंप्लीट करेगा। इसका मतलब अब रशिया को सिर्फ सी के ऊपर, ओशन के ऊपर सिर्फ नेवी के थ्रू डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अपने ब्लैक सी फ्लीट तक पहुंचने के लिए। अब वो लैंड के थ्रू भी मैरियोपोल पे कंट्रोल करके पहुंच पाएगा। इसके साथ साथ जो मैरियोपोल है, ये रफली 80% जो कोस्ट है यूक्रेन का ब्लैक सी के साथ, उसको भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर मैरियोपोल के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया तो यूक्रेन का रफली 80% जो ब्लैक सी कोस्ट लाइन है, वो पूरी तरह अब रशिया के अंडर चला जाएगा। और यूक्रेन का जो मैरीटाइम ट्रेड है, जो सी के थ्रू ट्रेड है, उस पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट इसका हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन यह भी है कि रशिया हो सकता है मैरियोपोल के अलावा ओडेसा के ऊपर भी अपने मिलिट्री असॉल्ट्स को और तेज करे। और ओडेसा लाई करता है क्रीमिया के वेस्ट में। अगर ओडिशा मान लीजिए यूक्रेन से रशिया के अंडर चला जाता है, यूक्रेन उसको हार जाता है, तो यह यूक्रेन के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, क्योंकि 80% जो कोस्ट लाइन है ब्लैक सी की, वो है मैरियोपोल के अंडर। वो अगर चली गई, उसके साथ साथ अगर ओडिशा भी चला गया, तो जो बची हुई ब्लैक सी की जो कोस्ट लाइन है यूक्रेन की, वो टोटली अब हो जाएगी रशिया के अंडर। मतलब यूक्रेन के पास बिल्कुल भी कोस्ट लाइन नहीं बचेगी ब्लैक सी की। और यूक्रेन के पास मैरियोपोल और ओडिशा के थ्रू जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, वो खत्म होते हुए यूक्रेन कन्वर्ट हो जाएगा एक लैंड लॉक्ड कंट्री, जैसे कि नेपाल। मतलब चारों तरफ सिर्फ लैंड ही लैंड, कोई सी एक्सेस नहीं। और उसका मेजर इंपैक्ट होगा यूक्रेनियन इकोनॉमी के ऊपर, यूक्रेनियन डिफेंसेस के ऊपर। ओडेसा ऐसा लगता है कि एक मल्टी एथनिक पॉपुलेशन का सेंटर है और रशियंस वहां पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे बहुत टाइम से एस्टैब्लिश्ड हैं। इसके अलावा यूक्रेन का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पे। इसके अलावा अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज आप देख ले ओडिशा, तो वो भी बहुत अबेंडेंस में वहां पर मिलते हैं। इसके अलावा जो राइन मेन डेन्यूब कैनाल है, ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को किससे? अटलांटिक ओशन से। और उसके साथ साथ ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ। और ये सब कुछ कौन करेगा? ये जो पोर्ट है ओडिशा, वो। और इस वजह से जो पोर्ट ऑफ ओडिशा है एक बड़ा वाइटल लिंक के तौर पे एक्ट करता है, यूक्रेन को कनेक्ट करेगा बाकी जो सारी वर्ल्ड है उसके साथ, चाहे अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो नॉर्थ सी हो, यूरोप हो। अभी जो लॉस हुआ रशियन नेवी का मोस्कावा, ऐसा लगता है उस लॉस के बाद हो सकता है कि जो रशिया का प्लान चल रहा था कि वॉरशिप्स के थ्रू, एम्फीबियस असॉल्ट के थ्रू हम जल्दी से ओडिशा के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, अब शायद रशिया उसको फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और यह भी हो सकता है कि जो स्पीड है, टेम्पो की है अटैक की, खासतौर से ब्लैक सी के आसपास या कोस्ट लाइन के आसपास, यह हो सकता है और ज्यादा रशिया तेज कर दे ताकि उसको जल्दी से यूक्रेनियन कंट्रोल से अपने पास ले ले। यह हो सकता है रॉकेट अटैक्स हो, एरियल बम्बार्डमेंट्स हो, ऑफशोर शिप्स के थ्रू हो, या क्रूज मिसाइल्स के लॉन्चेस के थ्रू हो। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जो सिंकिंग है मोस्कावा वॉरशिप की, कई सारे जो रशियन न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने यह भी कहा कि यह रशियन नेवी की सिर्फ ब्लैक सी फ्लीट ही नहीं, जो टोटल रशियन नेवी है उसकी सबसे बड़ी शिपों में से, फ्लैगशिप शिप्स में से इसको माना जाता था। इनफैक्ट
2008 का जो जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया रशिया ने, जो 12 दिन चला, साउथ ओसेशिया एंड अज़बकिस्तान, अगस्त 2008 में, उसमें भी ये जो वॉरशिप रही मुश्कावा, इसको भेजा गया रशियन ट्रूप्स को सपोर्ट करने में। इसके अलावा जो सीरिया में अटैक किया या सपोर्ट किया बशार रजीम को रशिया ने 2015 में, उसमें भी इस वॉरशिप का मेजर रोल देखा गया। इनफैक्ट जब यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ फरवरी 2022 में, तो बहुत सारी शिप्स जो ब्लैक सी फ्लीट का पार्ट हैं, जिसमें मुस्कावा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई दी, मिसाइल्स फायर हुए यूक्रेन के ऊपर। इसके अलावा ब्लैक सी का एक्सेस यूक्रेन का पूरी तरह खत्म हो जाए, रोक दिया जाए, उसमें भी मोस्कावा का एक बड़ा रोल उस वक्त देखा गया। अगर इस सिंकिंग को आप देखें कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल्स लॉन्च की, हिट किया मोस्कावा को, सिंक हो गई फाइनली वो वॉरशिप, तो इसको नेवल वॉरफेयर में एक सबसे बड़े लॉस के तौर पे भी देखा जा रहा है। एक पैरेलल लॉस आप कह सकते हैं, जो हुआ May 2, 1982 ड्यूरिंग फॉकलैंड वॉर्स। और फॉकलैंड वॉर्स के ऊपर भी हमने एक डिटेल लेक्चर डिलीवर पहले कर चुके हैं, यूके और अर्जेंटीना के बीच में इस आइलैंड के कंट्रोल को लेकर। तो उस वक्त भी जो यूके नेवी रही, ब्रिटिश नेवी रही, उन्होंने अर्जेंटीनियन जो नेवल क्रूजर हैं जनरल बेरंगानो, उसको जब सिंक किया अपने सबमरीन अटैक के थ्रू, उसके पैरेलल ही या उतना ही सिवियर या उतना ही बड़ा लॉस इसको कहा जा रहा है रशियन नेवी के मोस्कावा वॉरशिप के लॉस को। और जो फैक्ट है कि मोस्कावा को यूक्रेनियन नेवी ने नहीं या नेवल अटैक ने नहीं, लेकिन शोर बेस्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के थ्रू, नेपच्यून्स के थ्रू, खराब वेदर का फायदा उठाते हुए, और यूक्रेन ने डिकॉय यूएवी अटैक्स, ताकि जो रशियन नेवी के शिप का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंफ्यूज किया जा सके, इसको समझ नहीं आए कि यूएवी का अटैक है या मिसाइल्स का अटैक है, और वेदर खराब है ताकि रडार्स इतने इफेक्टिव ना हो। इन सभी का कॉम्बिनेशन का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने शोर से, मतलब लैंड से, अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया, सक्सेसफुली हिट द टारगेट। तो ऐसा लगता है कि यूक्रेनियन फोर्सेस अब आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, लोकल टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया जाए रशिया के अगेंस्ट, उसमें और ज्यादा एक्सपर्टीज गेन करती हुई नजर आती है। इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखें यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो उनका कहना है कि रशिया, ऐसा लगता है, अब 2 मेजर नेवल एसेट्स को खो चुका है यूक्रेन का जब से अटैक हुआ है फरवरी 22, 2022 से। पहला हुआ रशिया का एलिगेटर क्लास लैंडिंग शिप साराटोव, जिसका लॉस हुआ मार्च 24 को, और अब मॉस्को का मेजर लॉस। और दोनों ही इवेंट्स हो सकता है रशिया को फिर से एक बार सोचने पे, रीअसेस करने पे मजबूर कर दें कि जो भी मैरीटाइम पोस्चर है, नेवल स्ट्रैटेजी है ब्लैक सी में रशिया की, उसको फिर से सोचा जाए, रीडिजाइन किया जाए, रीथिंक किया जाए। इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स अल्टीमेटली सफर करते हैं कॉमन सिटीजन्स। जैसे आज ही प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का स्टेटमेंट आया है कि इस वॉर में हो सकता है 3000 से ज्यादा यूक्रेनियन सोल्जर्स और 19,000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स, और हो सकता है अरबों खरबों का नुकसान, बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, विमेन की मास ग्रेव्स हर दिन न्यूज में सुनाई पड़ती है। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, अनफॉर्चुनेट डेज। इसीलिए बार बार डिमांड इस बात की भी है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस, जिनका पर्पज ही यही रहा कि ऐसे वॉर्स को, कैटास्ट्रॉफ्स को रोका जा सके, कहां है वो? अगर वो रोक नहीं सकते इन चीजों को, तो क्यों ना उनको खत्म कर दिया जाए या उनको अब रिफॉर्म किया जाए, ताकि उनको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और पता लगे कि कॉमन पॉपुलेशन, कॉमन सिटीजन्स, या अगर कोई वीक कंट्री है उसके ऊपर कोई पावरफुल कंट्री डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इवेंट्स को हम फ्यूचर में रोक सकें। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।